मैं बात शुरू करूं। मैं सजाद मीर साहब आपसे आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तशरीफ़ लाए, आपकी थपकी हमेशा मेरे कंधे पर रहेगी और मैं कोशिश करता रहूँगा कि जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो मैं जाने से पहले यहाँ बांट कर जाऊँ और यहाँ पर रिसिपेंट्स हों जो उसको अपने पास रखें और लोगों को बांटते रहें। एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए जिस पर बहुत सारे घटिया नाक़िदीन ने बात करने की कोशिश की। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं राइटर नहीं, मेरे पास सरीहन अल्लाह की देन है, वो देता है और मैं मुंशी की तरह लिखता हूं। अगर इसको कोई आजिज़ी समझता है तो वो आजिज़ी समझ ले, इसको कोई मेरी औकात समझता है तो वो मेरी औकात समझ ले। अंग्रेजी 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 ये सुनते हुए मेरे कान पक गए, किसी को ना आई और सब सीख के तंतने के साथ चलते फिर रहे। घर में माँ पंजाबी बोलती है, घर में माँ सिंधी बोलती है, घर में माँ बलोची बोलती है, घर में माँ पश्तो बोलती है और आप ठस्से से अंग्रेजी बोल के बता रहे हैं कि आई एम समबडी हु डिस्क्रिमिनेट्स फ्रॉम यू। क्या डिस्क्रिमिनेशन है? इंटेलेक्ट क्या है? लियाकत है क्या? अंग्रेजी 6 महीने में ये जबान सीखी जाती है। आप क्या हैं? एक जबान के भरोसे पर इतना तंतना, इतना गुरूर। आपने पूरे मुल्क का सिलेबस उड़ा कर रख लिया। स्कूल कभी किसी जमाने में पूछा जाता था बच्चा कितना लायक है, आज ये पूछा जाता है वो कौन से स्कूल में पढ़ता है, फीस कितनी है उस स्कूल की। क्या है आपके इंटेलेक्ट को ये चीज डिफाइन करेगा? इतनी फीसें देने के लिए कहां से आएंगे पैसे? कैसे वो बच्चे पढ़ाएगा इतने ऐसे स्कूलों में? और कैसे आप पढ़ाएंगे? तो करप्शन करेंगे आप, बेईमानी करेंगे आप अपने साथ, इस मुल्क के साथ, खुदा के साथ। मैं कहानियां नहीं सुनाना चाहता था, पर मैं इस हिपोक्रेट सोसाइटी को अपने बचपन से देख रहा हूं। मैं एक गरीब बच्चा था जिसके पास कभी नीकर होती थी तो शर्ट नहीं होती थी, शर्ट होती थी तो नीकर नहीं होती थी। मोहल्ले की माएँ अपने बच्चों के साथ मुझे बैठने नहीं देती थी। तब 6 साल का था जब गटर के ढक्कन बैठ के मैंने सोचा, खलील रहमान कमर, डू यू नीड पीपल? आंसर के, नो यू डोंट नीड, यू बिकम द नीड ऑफ द पीपल। एंड देन thereafter, until now I've been guided by that 6-year-old child. आपने हर चीज को अपनी जरूरत बना लिया। नाकामियां हो रही हैं इस वजह से। मैं आपको, मेरे मोबाइल में एक मैसेज है, 6वीं या 7वीं में पढ़ता था, कभी गाड़ी में नहीं बैठा हुआ था। शाहबाग में एक गाड़ी आई, मेरे क्लास फेलो था, बड़े अमीर लोग थे, ब्रांच रोड पे उनकी बहुत बड़ी दुकान थी। तो बाहर निकला, मेरा भाई गया हुआ था रोटियां लेने के लिए, 4 बजे का वक्त था और मुझे भूख लगी हुई थी, शिद्दत की भूख लगी हुई थी। तो आई वॉज वेटिंग फॉर हिम। जरा वो इस तरह करके चलता था, लेट हो जाता था। तो इतने में गाड़ी आके रुकी, नई गाड़ी मैंने पहली दफा देखी शाहबाग में, नई गाड़ी। आजा बात है, तुम सैर कराइए। लो, मैं खाना भूल गया, मैं गाड़ी में बैठ गया। वो मुझे ले गए लिबर्टी, शाहबाग से लिबर्टी। वो बर्गर की शॉप थी, उन दिनों बड़ी मशहूर थी, यू नो द नेम। वहां उन दोनों भाइयों ने आगे बैठे हुए थे, मेरा क्लास फेलो और उसका बड़ा भाई। उन्होंने 2 बर्गर मंगवाए और खाने शुरू कर दिए। बर्गर मैं जिंदगी में पहली दफा देख रहा था अपनी आंखों से। मैं भूख से मर रहा हूं और वो बर्गर खा रहे हैं। फिर बड़े भाई को अचानक ख्याल आया और उसने एक टुकड़ा तोड़ के ले खिले खा ला। मैं खा के आया।
कोई खिला नहीं सकता था। वो सच एन ईगोइस्टिक गाय। मेरी बदकिस्मती उस दिन ये थी कि मुझे लिबर्टी से शादबाग का रास्ता नहीं आता था, वरना मैं गाड़ी से निकलता पैदल वापस आ जाता। खैर मैं वापस आया। मैंने अपने घर के दरवाजे पर दाखिल होने से पहले कसम खाई कि जिंदगी में जब कभी गाड़ी में बैठूंगा तो वो इंशाल्लाह मेरी अपनी गाड़ी होगी। पिछले 2 हफ्तों से उनके मुझे फोन और मैसेजेस आ रहे हैं। वो मुझे तारुफ करा रहे हैं कि आपने पहचाना, मैं ये हूँ, मैं सर खलीलुर रहमान कमर हो गया हूँ मैं अब। सर मैं, मेरा ये भाई, सर मेरा ये रिश्तेदार, सर आपको याद है आप उस वक्त भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा करते थे, हालांकि मैं बड़ा गुस्सा करता था। अब चूंकि मुझे ये कहना ज़रा मुश्किल हो गया है, तो हमारे बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। मेरा दिल तो करता है मैं उनको इनवाइट करूं और वही बर्गर जो है लेके आऊं उनको उनके खाने के लिए। मुझे तकलीफ ये भी होती है कि जब उर्दू में मैं टोकता हूं कि ये क्या लफ्ज़ बोल रहे हो, तो आगे से कहते हैं बात समझ आ गई। तो मैं हैरान होता हूं ये PUT पट और CUP सब क्यों नहीं बोलते। तो मैं आता हूं वापस, जरा गुस्सा कम करूं ताकि आगे चल सके। मैं आपको नज़्म सुनाता हूं, थोड़ा माहौल ठंडा हो जाए। मैं जब अपने खुदा से मिलूंगा ये पूछूंगा, मैं जब अपने खुदा से मिलूंगा ये पूछूंगा, कुन जब पहली बार कहा था कौन सा लफ्ज़ ईजाद किया था। मैं जब अपने खुदा से मिलूंगा निशाबा ये पूछूंगा, कुन जब पहली बार कहा था कौन सा लफ्ज़ ईजाद किया था। देखना उस दिन साबित होगा पहला लफ्ज़ मोहब्बत होगा। मतलब ये कि भूला नहीं हूं अबा, मतलब ये कि भूला नहीं हूं, ये भी नहीं कि याद आते हो। मतलब ये कि भूला नहीं हूं, ये भी नहीं कि याद आते हो। पहले सबसे पहले तुम थे, अब तुम सबके बाद आते हो। मतलब ये कि भूला नहीं हूं, ये भी नहीं कि याद आते हो। पहले सबसे पहले तुम थे, अब तुम सबके बाद आते हो। उर्दू की किताब नहीं रखता था मेरे पास, माफ कर दीजिएगा, इस बात पर कोई फख्र नहीं मुझे, मेरी ईगो का मसला था। शायद गरीब बच्चा था तो डिस्क्रिमिनेशन चाहता था थोड़ी। उर्दू थी मेरे यहाँ, मुझे अल्लाह ने दी हुई थी। अब मैं ये बात कैसे कहूँ। तो मुझे बहुत मारा स्कूल में मेरे टीचर्स ने। टीचर तो हम कहाँ कहते थे, मास्टर साहब कहते थे। ये मार खाते खाते एंड स्पेशल थिंग जो है, एक दफ़ा बहुत मारा, मेरी उंगलियां सोच गई, तो मैंने अब्बा को बुला लिया स्कूल। अब्बा स्कूल आए तो पूछताछ शुरू हुई। टीचर से पूछा तुमने क्यों मारा इतना। उसने कहा इसके पास उर्दू की किताब नहीं। अब्बा ने कहा कहाँ है किताब, किताब बेच कर मैं फिल्म देख लेता। मैंने कहा मुझे किताब की जरूरत नहीं। अब्बा को पहले गुस्सा आया, फिर चुप हो गए। हेड मास्टर साहब आ गए, उनसे बातचीत हुई। कहा इसके शशमाही और नुमाही पेपर निकलवाई। तो शशमाही और नुमाही पेपर्स में मेरे लोएस्ट मार्क्स थे 75 में से 65.5। अब्बा चुप हो गए। ये मुझे मैट्रिक तक इसकी इजाज़त मिल गई। फिर मैं कॉलेज जाता हूँ। एक शख्स जिसको मैं याद रखूँगा, याद करूँगा और तादा में मर्ग याद करता रहूँगा, मेरा उस्ताद डॉक्टर एहराज नकवी है। कॉलेज में आज़ादी थी। पहला दिन उर्दू का पीरियड पढ़ने के लिए गया। एक खूबसूरत आदमी अंदर दाखिल हुआ, मुस्कुराता था। तो
तो एक सोने का दांत नजर आता था। लखनऊ से पीएचडी आके उन्होंने रोल कॉल किया, इंट्रो लिया और एक गज़ल सुनाई मीर तकी मीर। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। वाह वाह और खलील रहमान कमर मर मिटा। वाह। उनके लिए दुआ करता हूँ, हमेशा दुआ करता हूँ। दो ख्वाहिशें ज़िंदगी में मरने से पहले, एक आपको बता नहीं सकता, दूसरी है कि मरने से पहले डॉक्टर एहराज नकवी के लबो लहान में उर्दू बोल के जाऊँ। इश्क हो गया मुझे उनकी आवाज़ से। अगले दिन क्लास में पहुँचे, उन्होंने रोल कॉल किया, मुस्कुराए, मुस्कुराते थे तो सोने का दान दिखाई देता था। कौन है साहब है जिनके पास उर्दू की किताब नहीं है? वो 18-20 लोग खड़े हुए, उनमें मैं भी था। आप बाहर तशरीफ़ ले जाइए। हम बाहर आए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कोई टीचर मुझे इंसल्ट करता और मैं दोबारा उनके दर दौलत पर हाज़िरी देता, लेकिन मुझे उस आदमी से प्यार। अगले दिन फिर किस्सा कुटा। उनका ये जुमला आहिस्ता आहिस्ता बदल गया। पहले वो कहा करते थे कौन है साहब हैं, फिर उनका जुमला होता था टुक मेरी तरफ देखते थे और कहते थे कौन साहब हैं जिनके पास उर्दू की किताब नहीं है। और मैं तने तनहा खड़ा होता था, मुस्कुराते थे और कहते थे आप बाहर चले जाइए, आप बाहर तशरीफ़ ले जाइए, और मैं चला जाता था। इस कारगुजारी में 2 महीने गुजर गए। मेरा कज़न खालिद उन दिनों में बहुत छप चुका था, तो मेरा कज़न खालिद रशीद मेरे साथ पढ़ता था, मुझे कोनियाँ मारता था कि यार तू बताता क्यों नहीं। मैंने कहा ये बताने का काम ही नहीं है, वक्त आ जाना है इंशाल्लाह। तो आप सोचिए वो क्या समझते होंगे मेरे बारे में। डफर तरीन लड़का था मैं। खैर एक दिन क्या हुआ, मैं वॉलीबॉल खेल रहा था, तो मुझे मेरे नाम से नहीं जानते थे मेरे क्लास फेलोज। माई रोल नंबर वॉज 99। तो एक लड़का आया, उसने कहा 99 यार कैन यू डू मी अ फेवर। मैंने कहा बोलो। कहता यार मेरी अम्मी का ऑपरेशन है, ये उर्दू का पीरियड है, इसके बाद पीरियड खाली। आवाज़ आ रही है ना आपको? तो उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर है, केमिस्ट्री के पेपर तक मैं आ जाऊंगा, तो तुम्हारी किताबें रख ले। मैंने कहा यहाँ बेंच पे रख ले। वो रखिया किताबें। मेरे वॉलीबॉल खेलने के दौरान बेल हो गई पीरियड की, मैंने किताबें उठाई तो उसमें उर्दू की किताब भी थी। हम पहुंचे, रोल कॉल हुआ, फिर उन्होंने बगैर इधर उधर देखे सीधा मेरी तरफ देखा और कहा कौन साहब है जिनके पास उर्दू की किताब नहीं है। तो मैं आपको रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ उनके अल्फाज आज। तो मैं खड़ा नहीं हुआ, तो वो हैरान नहीं हो गए, आपके पास किताब है मियां? मैंने कहा जी हाँ। वो क्यों कर? तो मैं खड़ा हुआ, मैंने सारा माजरा क्या सुना कि ये हुआ है। सुभान अल्लाह। तो आज फिर इस खुशी में हम पढ़ाई नहीं करेंगे भाई। 40 मिनट है आपके पास, आप कुछ लिखिए, और जो आप लिखते हैं अगले 45 मिनट में आपका पीरियड खाली है, हमें सुनाइए। तो आप लिखेंगे एक नाकाबिले फरामोश वाक़या। तो मैंने खालिद रशीद की तरफ देखा, मैंने कहा देखा खालिद रशीद दिन आ गया आज। तो हमने लिखना शुरू किया। अब वो सारी क्लास को छोड़ के बस मेरी तरफ देख रहे हैं कि लिख रहा है, इसको आता है लिखना। और चेहरा जो खिला हुआ है, आंखें चमक रही हैं, गाल गुलाबी हैं, कि अभी जब ये लिखेगा फिर हम इसे सुनेंगे, और फिर जब ये सुनाएगा वो सुनकर हम इसका वो ठट्ठा उड़ाएंगे कि क्लास जो है वो किश्ते ज़ाफ़रान बन जाएगी। तो मैंने 40 मिनट के बाद पेन रख दिया। तो कहते आप लिख चुके? मैंने कहा जी हाँ। अरे मियाँ शर्म करो, अब तो वो भी लिख चुके हैं। तो चूंकि आपने पहले लिखा है तो मियाँ सुनाइए आपने क्या लिखा है। तो मुझे वो मंजर इस वक्त मेरी आंखों के सामने है। उनका एक चहक थी उनके होंठों पर रखी हुई, मुंह खुला हुआ था, दांत नजर आ रहा था। वो तैयार थे कि अभी ये कुछ सुनाएगा और फिर हम इसके साथ वो करेंगे ये अल्लामान अल-हफीज़। तो मैंने सुनाना शुरू किया। मैं सुना रहा था और उनके होंठ आहिस्ता आहिस्ता भिजते चले जा रहे थे।
उनके गालों की लाली गायब हो गई और मतानत ने आके जगह ले ली। उनकी आंखों की चमक में एक अजीब किस्म की उदासी आई और बीच जब मैं दरमियान में पहुंचा तो उन्होंने रोक दिया मुझे। रुक जाओ मौलवी, ये पहली दफ़ा मौलवी कहा उन्होंने मुझे, रुक जाओ मौलवी। मैं रुक गया तो मैं भी बड़ी शान बेनियाजी से देख रहा था कि डॉक्टर साहब पंगा गलत है कि ले लिया। उठे मेरे पास आए, देख रहे हैं मेरी तरफ, कहते अपना सर नीचे करो। मैंने सर नीचे किया तो यहाँ बोसा लिया। कहते हैं जाओ आज से तुम किताब की पाबंदी से आजाद हो। सर शायरी होती थी तो वजन का कोई बारे में शोर नहीं था। अब मोहब्बतें हो चुकी थी उनसे। किसी ने छुट्टी लेनी होती थी, छुट्टी में बड़े सख्त आदमी थे तो मुझे कहते थे लड़के, और मैं जाके कहता था हुजूर इनको छुट्टी दे दीजिए, तो कहा करते थे जाओ तुम्हें 7 खून माफ़ है। तो शोहरत बुखारी साहब हमारे डीन हुआ करते थे, मुस्तनद शायर थे। मेरी मुरक्का अदब में उनकी 2 गज़लें भी शामिल थीं। उनमें एक गज़ल का मतला और मक्ता मुझे आज भी याद है। हम शहर में एक शम्मा की खातिर हुए बर्बाद, लोगों ने किया चांद के सहराओं को आबाद। शोहरत के वजाए परेशानी अहबाब, उठ जाएगा जिस रोज़ तो आएगा बहुत याद। तो हमने गज़ल ली और फलांगे भरते हुए रास्ते में डॉक्टर साहब धूप सेंक रहे थे अपने कमरे के बाहर और मैं ऊपर चला गया। तो दखल दर माकूलात कर दी क्योंकि शम्मा बैठी हुई थी साथ। सलाम किया, हाज़िरी की इजाज़त मांगी तो उन्होंने नागावारी से कहा आ जाइए। जी कहिए। तो मैंने कहा हुज़ूर शेर होता है मेरे यहाँ, तो रूज़ का इल्म मैं सीखना नहीं चाहता, तो बरा करम कोई शॉर्टकट बताइए मुझे और मैं वज़न कर पाऊँ। तो इंतहाई नागवारी से मेरी तरफ देखा। लाओ क्या लिखा? मैंने वो पर्चा दिया हाथ में, पढ़ा। हाँ ना ठीक है, बता देते हैं शॉर्टकट, ये लो। नहीं अभी दिया नहीं। एक काम करो मियाँ, एक तराजू लो, उसके एक पलड़े में अपनी गज़ल रखो और दूसरे पलड़े में रखो बाट, और तब तक बाट बदलते रहो जब तक दोनों पलड़े बराबर नहीं हो जाते। और जो ही ये बराबर हो जाए तो समझना वजन हो गया। गुस्से में मैं पागल हो गया। क्या खूबसूरत, ये उस्तादों का तरीका नहीं है। उस्तादों का तरीका भी बताने जा रहा हूं। एक दफ़ा तो बहुत शदीद गुस्सा आया, फिर मैंने कहा नहीं, रुतबा उस्ताद का इनका छीनने के अंदाज में मैंने अपना पर्चा वापस लिया और गुस्से से वही फलांगे भरता हुआ मैं नीचे उतरा। डॉक्टर साहब के करीब से गुजरा तो आवाज़ दी, मौलवी क्या है, इतने गुस्से में क्यों? मैंने बताया ये हुआ है मेरे साथ। तो हंस दिए, कहते तो ये तुम ये जो हमें ज़मीन पर छोड़कर कलांचे भरते ऊपर गए हो तो हम पर नज़र डाल दी होती मियाँ। मैंने कहा सर आप तो नक्काद हैं ना। अरे यार हम दूल्हा नहीं बने तो क्या हुआ, हमने बारातें उठती तो देखी। तो आइए आपको बताते हैं वजन करने का तरीका। कमरे में आइए, कमरे में चले गए, जग में से पानी डाला गिलास में, मुझे कहा पी जाओ ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। मैंने पानी पिया। दीजिए क्या लिखा? मैंने पढ़ाया, मुस्कुराया, सोने का वो दान दिखाई दिया। बोले एक बात बताओ, एक सुर में गा लेते हो? मैंने कहा हाँ जी गा लेता हूँ। तो जाओ मियाँ वजन हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब आप 300 में जहां तक मेरी समात जाती है, आप एक हर्फ की गलती कीजिए वजन में। ये होते हैं उस्ताद। उस्ताद कोई पढ़ाते नहीं आपको, उस्ताद तो आपके अंदर होता है। आपका जो टीचर है आपका हाथ पकड़कर आपको आपके अंदर के उस्ताद से मिला देता है। एक जुमला उनका मैं दिहाइयों छुपा कर बैठा रहा, खुदा करे ऐसा हो। आज मैं बताने लगा हूं, शायद पिछले
जिन्होंने उनके बेटे का मुझे फ़ोन आ गया और मैं रो पड़ा, वो भी रो पड़ा। मैं तो मिला ही नहीं था उनसे। मुझे बाद में 15 साल बाद पता चला डॉक्टर एजाज नकवी साहब। जब मैं सोचता था कि मैं कुछ बन जाऊंगा तो मैं उनके दरबार में हाजिरी दूंगा, उनके पैर छूंगा, तो पता चला उनको तो इंतकाल के 15 साल हो गए। तो मुझे देख के ना, मैं अक्सर चलते हुए करीब से गुजरता था तो मुस्कुराते थे। इस पर भी नाकदीन के साथ बड़ी होने वाली। तो एक दिन मैंने ना प्यार से पूछ लिया, मैंने कहा सर इस तरह मुस्कुराते क्यों मुझे देख के? कहते मौलवी, मैं जब तुम्हें देखता हूं ना तो मैं मौरख को तारीख लिखते हुए देखता हूं। खुदा की कसम, ये फिक्रा जुमला मैंने कभी नहीं बताया, सिर्फ मेरे अब्बा मरहूम को मालूम था। खुदा करे ऐसा मुमकिन हो और मैं जिस काम के लिए दुनिया में आया हूं मैं करके जाऊं। कभी कभी मुझे भी लगता है कुछ है जो मुझे दिया गया है, कुछ है जो मैंने परफॉर्म करके जाना है। ये मेरे पास तुम हो, ये प्यारे अफसर, ये सदके तुम्हारे सब पीछे रह गए। वो जो ये तो परहैप्स रास्ता है जो मेरी मंजिल की तरफ जा रहा है। मंजिल क्या है अल्लाह गवाह है, मैं भी नहीं जानता। तो ये चलता है चल। फिर वो मेरे साथ एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। जब लिखता था तो अम्मी अब्बा सब खिलाफ थे। आई वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, ऑलमोस्ट टॉपर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स, with few exceptions, a few years. So they were of the view, they used to bank on me that this guy, if he studies well and prospers well, so he'll be able to bring the family out of the poverty. They were perhaps right that time. But मेरे अंदर तो वो मौजूद था, एक तूफान, एक आमद का एक सिलसिला था जो ना थम ही नहीं रहा था। तो वो रिएक्ट किया मैंने उनको। फिर बेगम साहबा तशरीफ लाई तो वो उनको 10 से ज़रब दो अम्मी अब्बा। तो मेरे लिए बड़े मुश्किल हालात में मैंने लिखा, चोरी छुपे लिखा करता था। मैंने ज़िंदगी में जो सबसे पहला जुर्म किया था वो लिखना था, जिसकी सज़ा, जिसकी पादाश में कई दफ़ा मुझे थप्पड़ पड़े, कई दफ़ा मार पड़ी। खैर मैं आता हूँ उस जगह पर जहां पर मुझे पता चला कि मैंने फेमिनिस्ट के बिलों में झांक लिया। मुझे नहीं पता था फेमिनिज्म क्या होता है, कि मेरे यहाँ औरत की ताज़ीम सिखाई गई। औरत की ताज़ीम पर हमारा फर्म बिलीफ तो तसव्वुर भी नहीं था। मेरे यहाँ हुकूमत है, अपनी बीवी को जब मेरी शादी हुई तो पहले 2 जुमले कहे उसको, उसके अलावा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा जिंदगी में ना जब तक मेंटली मैच्योर नहीं हो जाती उस लड़की से दोस्ती ना करना जिसका घर टूटा हुआ हो। ऐसा नहीं कि वो बुरी होती है, उसको किसी की खुशी पसंद नहीं आती। दूसरी बात कही कि हुकूमत करना मुझ पर, रूल ऑन मी, मुझ पर हुकूमत करना, कभी कभी गुलामों की तरह। तो खुदा की कसम गुलामी का उसने आज तक मुजाहरा नहीं किया। वो मुसलसल हुकूमत कर रही है और मैं रियाया की तरह पिसता चला जा रहा हूं। But I take pride in that. मैं हैरान हुआ, किसी ने ना देखा। That was a deliberate effort. When I started writing, मेरे पास तुम हो, I just wanted to educate the man. यार, औरत अगर कोई किसी गुनाह की मुर्तकिब हो रही है ना, तो गुनाह, उसका एक्ट अल्लाह और उसके बीच में रहने दो, इसको जाने दो, छोड़ दो जिसका राइट है तुम्हारे पास। गैरत के नाम पर इसको थप्पड़ ना मारो, इसका मर्डर ना करो। That was the main objective of writing this serial. और तो आप देखिए 12 एपिसोड वो औरत गुल खिलाती रही और वो बर्दाश्त करता रहा। ये था मैसेज जो खलील रहमान कमर दे रहा था।
और फिर 2 टके की लड़की कहा गया, जिसको जामा पहनाया गया 2 टके की औरत का। औरत की जब बात करता हूं तो जनरलाइज करता हूं। लड़की, एक लड़की जिसने गुनाह का एक एक्ट किया, उसको गाली दी गई, और वो गाली भी उसने डायरेक्ट नहीं दी, वो उसके खरीदार को भाव करते हुए कहा कि भैया 1-2 टके की लड़की के लिए तुम मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। फिर आते हैं, पता नहीं इन्होंने अन्य स्कूल तो एमए किया है, मैंने 3 लड़कियां और भी हैं उसमें, वो क्या औरतें नहीं थी? हीरा मानी was a role model for good women। वो जो सलमान की बीवी थी, she was a working woman। हीरा मानी was a working woman। यार आपको एक लड़की रह गई, याद रह गई, आपको 3 लड़कियां याद नहीं रही। आप लोग borrowed इकोनॉमी, borrowed सोशल सेटअप, borrowed बुक्स, हर चीज borrowed पे जिंदगी गुजारना चाहते हो।